नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका दिशा ई राइस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, मैं मनोज कुमार आपके लिए आज लेकर आया हूं कुछ ही मात्र थोड़ी सी कम समय में एनईपी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की हम बात करने जा रहे हैं। किसकी बात कर जा रहे हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आपको यहां से जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, मैं उन्हीं की चर्चा करूंगा। राष्ट्रीय, अभी सामने एग्जाम है आपके थर्ड ग्रेड का, और मैं चाहूंगा कि इसमें आपको ये क्लियर हो जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2000 यानी 2020। अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की चर्चा करें तो ध्यान देना कि इसमें कुछ कुछ बातें जो एग्जाम में आ सकती है उन्हीं की चर्चा कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो आती कि पहली एनईपी कब आई, पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई? 1968 में। कब आती है? 1968 में, जब इंदिरा गांधी अपनी प्रधानमंत्री रही थी। कौन रही थी? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी। तब आती है पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी मित्रों? तो ध्यान देना, दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी अपनी 1986 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे। राजीव गांधी क्या थे? प्रधानमंत्री थे। 1992 में इसमें संशोधन कर दिया गया था। बाद में क्या किया था? प्लान ऑफ एक्शन, जिसे नाम दिया गया था 1992 में संशोधन करके प्लान ऑफ एक्शन नाम दिया गया था। फिर तीसरी ये कौन सी है? एनईपी राष्ट्रीय एजुकेशन पॉलिसी नंबर 3 है ये 2020 वाली। 2020 क्या है? 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, किसके समय आई? नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं। क्यों जरूरत पड़ी इसको आने की? तो सीधी सी बात है कि हम कुछ ऐसे लक्ष्य थे जो 1986 में प्राप्त नहीं कर पाए। एक तो वो कारण था। दूसरा प्रमुख कारण, भाई दूसरा प्रमुख कारण क्या था? वो था कि एसडीजी 4 को प्राप्त करना। ये एसडीजी 4 क्या है? 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, इसको लाने का सबसे बड़ा कारण क्या था मित्रों? तो ध्यान देना, एसडीजी 4 को प्राप्त करना। एसडीजी 4 की अगर हम बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ये है नंबर 4, सतत विकास लक्ष्य नंबर 4। कौन सा विकास लक्ष्य? हिंदी में बोले तो सतत विकास लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 की बात है। सतत विकास लक्ष्य नंबर 4 को प्राप्त करना। ध्यान रखना, ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2015 में 2015 में क्या था कि पहले चलते थे एमडीजी, पहले क्या चलते थे? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलते थे पहले। संयुक्त राष्ट्र संघ के मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चलते थे, ठीक है। वो थे 8 गोल। उनको 2015 में उनकी तिथि समाप्त हो गई थी, इसलिए 2015 में जरूरत पड़ी नए कुछ गोल्स लेने की। तब उन्होंने लिया एसडीजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लिया साहब। और इसमें 17 गोल्स रखे। कितने गोल्स रखे टोटल? 17 गोल्स रखे। 169 इसमें प्रयोजन रखे, उद्देश्य रखे। 17 लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 169 रास्ते रखे थे, प्रयोजन रखे थे, है ना। प्रयोजन का मतलब होता है रास्ते, गेले, गेला मतलब गेलो, समझ गया ना, सड़का। तो 169 रास्ते रखे थे कि भाई इन रास्तों के माध्यम से हम इन चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो 17 एसडीजी थे। मैं सरल भाषा में आपको बता रहा हूं। उन 17 में से भारत ने 13 को अपनाया। 13 अपने नीति आयोग ने। इनको एसडीजी को प्राप्त कौन कर सकता है? नीति आयोग। नीति आयोग इनकी रिपोर्ट तैयार करता है। तो नीति आयोग ने क्या किया? 17 में से 13 गोल को, 13 एसडीजी को अपनाया, उन पर क्रियान्वयन चालू किया। इनमें से, इन 17 गोल में से चौथे नंबर का जो लक्ष्य है ना, वो है सार्वभौमिक और गुणात्मक शिक्षा। चौथे नंबर का लक्ष्य कौन सा है? सार्वभौमिक और गुणात्मक लक्ष्य, सार्वभौमिक और गुणात्मक शिक्षा, गुणात्मक शिक्षा, ये चौथे नंबर का लक्ष्य है। इस चौथे नंबर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ही एनईपी 2020 की आवश्यकता पड़ी। तो कुल मिलाकर अगर आपसे पूछे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मूल उद्देश्य क्या है, तो एसडीजी 4 को प्राप्त करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल
नंबर 4, जिसका नाम है सार्वभौमिक और गुणात्मक शिक्षा, उसे प्राप्त करना ही इसका मूल उद्देश्य है। कुल मिलाकर इसे 2030 तक प्राप्त कर लिया जाएगा। कब तक प्राप्त कर लिया जाएगा? 2030 तक। यह संयुक्त राष्ट्र संघ ने रखा है और पूरे विश्व की नजरें भारत पर है कि भारत पहले इसे कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि भारत ने अगर प्राप्त कर लिया तो अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ का लगभग लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबकी नजरें किस पर है? भारत पर। तब जाकर के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जरूरत महसूस की और उसे लाने की शुरुआत की। हालांकि इसकी क्रियान्वयन बहुत पहले से हो रहा था, लेकिन 2015 में जनवरी का महीना था। 2015 में कौन सा महीना था मित्रों? जनवरी का महीना था। जनवरी 2015 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था पहले, लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल दिया और नाम डाल दिया शिक्षा मंत्रालय। तो MHRD ने इसकी प्रक्रिया की शुरुआत की थी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की थी? 2015 में किसने की थी भाई? MHRD ने। किसने की थी भाई? MHRD ने इसकी शुरुआत की थी। बाद में क्या हुआ कि इसी क्रम में मई 2016 में इसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया TSR सुब्रमण्यम को। किसको बनाया गया? TSR सुब्रमण्यम को बनाया गया। लेकिन ये सफल नहीं हो पाए। जो कैबिनेट सचिव थे सुब्रमण्यम, क्या थे? कैबिनेट सचिव थे। ये अपने काम में सफल नहीं हो पाए। इसके लिए बाद में अध्यक्ष बदला गया। जून 2017 में नए अध्यक्ष ने अपना मसौदा तैयार किया, वो थे के रंगन, यानी कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन। कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन ये नए अध्यक्ष बने। इन्होंने जून 2017 में अपना मसौदा तैयार किया। ये थे इसरो के पूर्वाध्यक्ष, इसरो के पूर्व प्रमुख रहे हैं। ये इसरो के क्या रहे हैं? अंतरराष्ट्रीय जो संगठन है इसरो, अपना अनुसंधान संगठन इसरो, इसरो के क्या रहे हैं? पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। इन्हीं को अध्यक्ष बनाया गया कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को जून 2017 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसी आधार पर 29 जुलाई 2020 को 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति की घोषणा कर दी गई। नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया गया, जारी कर दी गई या घोषणा कर दी गई। ये आप ध्यान में रखना। मैं फिर रिपीट करता हूं एक बार और, जिससे आपको ध्यान में रह जाए कि नई शिक्षा नीति 2020 भाई उससे पहले भी 2 और आ चुकी हैं। ये कौन से नंबर की है? ये 30 नंबर की शिक्षा नीति है। तो दूसरे नंबर की कौन सी है? NEP 1986। पहले नंबर की कौन सी है? NEP 1968, जो इंदिरा गांधी लाई थी, बाद में राजीव गांधी लाए, अब लाए हैं नरेंद्र मोदी। अगर हम बात करें क्यों लाए इसको, क्यों जरूरत पड़ी, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने SDGs निर्धारित किए थे 2015 में। इसलिए शिक्षा नीति की शुरुआत जनवरी 2015 में ही हो चुकी थी। 1 जनवरी 2015 जब नीति आयोग की स्थापना हुई, नीति आयोग की स्थापना करके उसी को इसका जिम्मा दे दिया गया, भाई SDGs की रिपोर्ट तू ही तैयार करेगा। बाद में MHRD ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति की शुरुआत की जनवरी 2015 में। मई 2016 में TSR सुब्रमण्यम को अध्यक्ष बनाया, लेकिन असफलता प्राप्त की, सफल नहीं हो पाए। जून 2017 में कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। उसके आधार पर 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति लागू कर दी गई, जारी कर दी गई। अब खास बात इसकी अगर हम बात करें, जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसमें सबसे बड़ी बात तो रखी गई है 6% वाली। कौन से परसेंट वाली भाई? 6%। यानी कुल बजट का, कुल GDP का, सकल कुल GDP का अगर हम बात करें तो सकल उत्पादन जो है उसकी अगर हम बात करें तो सकल उत्पाद मूल्य का, अगर सकल GDP का अगर हम बात करें, 6% जो है वो शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। कितना खर्च किया जाएगा? अगर आपसे पूछे GDP का कुल कितना खर्च शिक्षा पर किया जाएगा, 6% GDP का शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब तक कितना हो रहा है? अब तक 4.43% खर्च हो रहा है। अब तक कितना खर्च हो रहा है? 4.43% ही खर्च हो रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। दूसरी बात, इसमें 4 अध्याय हैं। इसमें क्या है भाई? इसमें 4 अध्याय हैं, 4 भाग हैं। इसमें 4 क्या है भाई? इसमें 4 भाग हैं और
27 अध्याय हैं। 27 क्या है भाई? अध्याय हैं। इसमें 4 जो मोटी मोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं वो आप याद कर लेना। इसमें 4 अध्याय, 4 भाग हैं और 27 अध्याय हैं। 4 भाग और 27 अध्याय और कुल 308 धाराएं। कुल 308 क्या है? धाराएं हैं भाई। 308 क्या है? धाराएं हैं। आपके जो केवल और केवल 143 धारा काम की है। कैसे काम की है मैं आपको बताऊं। और 8 ही अध्याय काम के हैं। कैसे काम के हैं? तो 4 भाग हैं, उनमें पहला भाग है स्कूल शिक्षा। पहले भाग का नाम क्या है? स्कूल शिक्षा। दूसरे भाग का नाम है उच्चतर शिक्षा। उच्चतर शिक्षा। तीसरे भाग का नाम है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। केंद्रीय विचारणीय मुद्दे। चौथे भाग का नाम है क्रियान्विति की रणनीति। क्रियान्विति की रणनीति। 4 भाग हैं। पहले भाग का नाम है स्कूल शिक्षा, दूसरे भाग का नाम है उच्चतर शिक्षा, तीसरे भाग का नाम है केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, चौथे का नाम है क्रियान्विति की रणनीति। आपके काम का केवल 3rd ग्रेड एग्जाम में आने वाली जो परीक्षा है उसमें आएगा स्कूल शिक्षा के बारे में। स्कूल शिक्षा में 1 से 8 तक के अध्याय हैं। टोटल कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। बाद में 9 से 19 आते हैं उच्चतर शिक्षा में। लेकिन अपने को जो ध्यान रखना है वो पहले का ध्यान रखना है, स्कूल शिक्षा। स्कूल शिक्षा में 8 अध्याय हैं और 8 अध्यायों की अगर हम चर्चा करें उनमें 143 धाराएं हैं। इसमें कितनी धाराएं हैं? 143। तो उसमें कितनी धाराएं हैं? 143 धाराएं हैं। स्कूल शिक्षा पहले भाग का नाम है, उसमें 8 अध्याय हैं, 143 धाराएं हैं। कुल 2020 की नीति में कितने भाग हैं? 4 भाग हैं, जिनका नाम है पहले का स्कूल शिक्षा, दूसरे का उच्चतर शिक्षा, तीसरे का केंद्रीय विचारणीय मुद्दे, चौथे का क्रियान्विति की रणनीति। कुल इसमें 27 अध्याय हैं और 308 धाराएं हैं। अगर हम बात करें पहले भाग की, 8 अध्यायों की, तो पहले भाग का नाम क्या है? स्कूल शिक्षा। इसमें कितने अध्याय हैं मित्रों? 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। इन 8 अध्यायों में पहला जो अध्याय आता है, पहला जो लेसन आता है, पहला जो अध्याय आता है उसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था। क्या नाम है भाई? प्रारंभिक बाल्यावस्था। यानी प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या क्या होता है? देखभाल होती है और शिक्षा। देखभाल और शिक्षा इसका नाम है। पहले अध्याय का नाम क्या है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। कहने का मतलब यह है कि हमने फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की है। अगर हम बात करें ना पूरे इसकी, तो हमने क्या किया? एक इस तरह की स्कूल बनाई जिसमें टॉप, फिर 2nd पोर्शन, फिर 3rd पोर्शन, फिर 4th पोर्शन। ये अपनी स्कूल है। यानी पहली स्कूल का नाम है फाउंडेशन स्कूल। पहली स्कूल का नाम क्या है? फाउंडेशन स्कूल। दूसरी का नाम है प्रीपैरेटरी स्कूल। प्रीपैरेटरी स्कूल। प्रीपैरेटरी स्कूल। तीसरी का नाम है मिडिल स्कूल। तीसरी का नाम क्या है? मिडिल स्कूल। चौथी का नाम है सेकेंडरी स्कूल यानी माध्यमिक स्कूल। सेकेंडरी स्कूल। होता यूं है इसमें कि जो पहली फाउंडेशन स्कूल है वो 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चों की काम की है। जो प्रीपैरेटरी स्कूल है वो 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। और जो मिडिल स्कूल है वो 11 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। सेकेंडरी स्कूल आती है, ये 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए उपयोगी है। कहने का मतलब यह है कि जो फाउंडेशन स्कूल में 4 क्लास है। फाउंडेशन स्कूल में कितनी क्लास है? LKG, UKG, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। यानी 3 से लेकर 8 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, तीसरी क्लास में 3 वर्ष का बच्चा LKG में, नर्सरी में आएगा। 5 क्लासें हैं, 5 क्लासें हैं फाउंडेशन स्कूल में 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए। 3 वर्ष का बच्चा नर्सरी में आएगा, 4 वर्ष का बच्चा LKG में आएगा, 5 वर्ष का बच्चा UKG में आएगा, 6 वर्ष का बच्चा फर्स्ट क्लास में और 7 वर्ष का बच्चा सेकंड क्लास में आएगा। जब बच्चा 8 वर्ष का हो जाएगा ये तीसरी में आ जाएगा, 9 का चौथी में आ जाएगा,
10 का 5वीं क्लास में आ जाएगा, 10 वर्ष का बच्चा 5वीं क्लास में आ जाएगा। जब बच्चा 11 वर्ष का होगा तो ये 6ठी में आ जाएगा, 7वीं में, 8वीं में, 11, 12 और 13। जब बच्चा 14 वर्ष का होगा ये 9th में आ जाएगा, 10th, 11th और 12th। यानी ये रह गया अपना पेडागोजी, यानी 5, 3, 3 और 4। यानी हमारी स्कूली व्यवस्था पहले 10+2 थी। पहले क्या थी? 10+2 थी। इसको बंद करके अब क्या कर दिया? 5, 3, 3, 4 कर दिया। यानी नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पहली, दूसरी, फाउंडेशन स्कूल में आएंगी, प्रीपैरेटरी स्कूल में तीसरी, चौथी, पांचवी आएंगी, मिडिल स्कूल में 6ठी, 7वीं, 8वीं आएंगी, और सेकेंडरी स्कूल में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं आएंगी। ये एक सिस्टम रखा है 5, 3, 3, 4 का, ये रेशो बना दिया। अब आप यहां से मेरे हिसाब से गलत नहीं करोगे, क्योंकि फाउंडेशन स्कूल में कितनी क्लासें हैं? 5 क्लासें हैं। तीसरी से 3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक के बच्चे के लिए उपयोगी है नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी पहली और दूसरी। बच्चा जब प्रीपैरेटरी स्कूल में जाएगा, जब 8 वर्ष का हो जाएगा तब तीसरी, चौथी, पांचवी 3 क्लास में पढ़ेगा। मिडिल में जाएगा तब वह 11 वर्ष का हो जाएगा, 6ठी, 7वीं, 8वीं पढ़ेगा। जब वह 14 वर्ष का हो जाएगा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ेगा। कुल मिलाकर ये 4 स्कूल एक तरह से बनाई गई है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है? फाउंडेशन स्कूल है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या है? फाउंडेशन स्कूल है, जिसमें देखभाल और शिक्षा की बात है। पहले देखभाल करो, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में देखभाल होगी भाई, और उसके साथ साथ एजुकेशन भी दी जाए। दूसरी अध्याय, ये पहला अध्याय था, हमने पहले अध्याय की बात की। पहले अध्याय का नाम क्या था? प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल एवं शिक्षा। देखभाल एवं शिक्षा पहले अध्याय का नाम था। तो इसलिए पहले अध्याय में क्या है आप वैसे ही समझ गए होंगे। प्रारंभिक बाल्यावस्था में देखभाल करनी है और एजुकेशन देनी है। इसमें फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की गई है। कौन से स्कूल की? फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की बात कही गई है। ठीक है। दूसरा अध्याय आता है वो है FLN। इस पर अभी वर्तमान सरकार बहुत ज्यादा जोर दी गई है। जो नई शिक्षा नीति 2020 है वो FLN पर ही जोर दे रही है, फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल नॉलेज। फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल नॉलेज का मतलब होता है आधारभूत यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। दूसरे अध्याय का नाम है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान। यानी पूरी शिक्षा नीति दूसरे अध्याय पर ही गौर करती है, दूसरे अध्याय पर ही जोर देती है पूरी शिक्षा नीति। क्यों? ये बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात करती है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बात करती है कि बच्चों को 3 वर्ष का बच्चा जब हो जाता है, 3 से लेकर 6 वर्ष तक जब आता है, तो उसे साक्षर तो हो जाना चाहिए, उसे बुनियादी संख्या ज्ञान दे देना चाहिए, उसे 1, 2, 3, 4 का पता होना चाहिए, उसे ABCD का पता होना चाहिए, उसे ए बे से दे का पता होना चाहिए, क ख ग घ का पता होना चाहिए। ये बात कहता है दूसरा अध्याय, जिसका नाम है FLN यानी फंडामेंटल लिटरेसी एंड न्यूमेरिकल नॉलेज, यानी बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बात करता है दूसरा अध्याय। तीसरा अध्याय, इसमें जो बच्चे ड्रॉप आउट हो चुके हैं, जो एडमिशन तो करा देते हैं लेकिन किसी कारण से स्कूलों में नहीं आ सकते, तो ड्रॉप आउट दर को कम करना है। ड्रॉप आउट दर को क्या करना है? कम करना है। मतलब उन बच्चों को स्कूल में बुलाना है। इसलिए तीसरा अध्याय पूरा ड्रॉप आउट बच्चों पर जोर देता है। चौथा अध्याय कहता है ड्रॉप आउट दर को कम कैसे करोगे? तो आपको पाठ्यक्रम जो है, स्कूली पाठ्यक्रम को रुचिप्रद बनाना है, स्कूली पाठ्यक्रम को सुधारना है, आनंददायी बनाना है, और साथ में शिक्षा शास्त्र पर जोर देना है, पेडागोजी पर जोर देना है। ये चौथा अध्याय बात करता है। शिक्षा शास्त्र पर जोर देना है, स्कूली पाठ्यक्रम पर जोर देना है। पांचवा अध्याय ये कहता है पाठ्यक्रम रुचिप्रद बन गया, लेकिन उसे पढ़ाएंगे कैसे? इसके लिए उसने शिक्षकों की व्यवस्था की है। ये शिक्षकों की बात करता है। किसकी बात करता है? शिक्षकों की बात करता है, यानी 30:1। ध्यान रखना, RT 2009 अलग है, नई शिक्षा नीति 2020 अलग है। इसमें शिक्षक और छात्र जो अनुपात है, शिक्षक और छात्र अनुपात क्या है? 30 छात्रों पर 1 शिक्षक होना चाहिए। 30 छात्रों पर क्या होना चाहिए? 1 शिक्षक होना चाहिए। ये 30:1 की बात करता है छात्र शिक्षक अनुपात में। छठवां अध्याय, शिक्षक आपके पास हो गए, शिक्षक आपके पास हो गए हैं साहब। अब वो शिक्षक, 5वें अध्याय में कहा गया शिक्षकों के लिए व्यावसायिक शिक्षा की बात भी कही गई है। आपको पता है 6वीं क्लास में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ हो जाती है। 6वीं क्लास में कौन सी शिक्षा आरंभ हो जाती है? व्यावसायिक शिक्षा आरंभ हो जाती है नई शिक्षा नीति में। पहले 11वीं क्लास में होती थी,
अब क्या है, 6वीं क्लास में वोकेशनल एजुकेशन की व्यवस्था कर दी। तो अगर आपसे पूछे नई शिक्षा नीति में कौन सी क्लास से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी, वो दी जाएगी 6वीं क्लास से। किससे दी जाएगी? 6वीं क्लास से व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। 6वां अध्याय कहता है कि भाई आपने शिक्षकों की व्यवस्था कर दी, आपने ड्रॉप आउट की व्यवस्था कर दी, आपने पाठ्यक्रम भी बना दिया, आपने सारे काम कर दिए, लेकिन आप प्रशिक्षण कैसे दोगे? तो कुल मिलाकर प्रशिक्षण की बात करता है। किसकी बात करता है? ये प्रशिक्षण की बात करता है। 7वां, इसके अलावा साथ साथ ये समावेशी शिक्षा की बात करता है। किसकी बात करता है? प्रशिक्षण किसके लिए दिया जाएगा? समावेशी शिक्षा के लिए। ये समता की बात करता है। जैसे जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बालक हैं, उनको सबके बराबर शिक्षा मिलनी चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है ऐसे विशिष्ट बालक जो दिव्यांग बालक हैं। 6वां अध्याय कहता है जो दिव्यांग बालक है उनके लिए आप समावेशी शिक्षा की बात करो, उनको आप एक साथ शिक्षा दो जिससे उनमें हीन भावना नहीं आए। ये 6वां अध्याय बात करता है। 7वां कहता है स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात। 7वां अध्याय कहता है स्कूल कॉम्प्लेक्स की बात कौन करता है? 7वां अध्याय। यानी एक पूरी बिल्डिंग है, एक पूरा एरिया 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में आपका विद्यालय होना चाहिए। पीएस, यूपीएस, मिडिल स्कूल, माध्यमिक स्कूल, 12वीं तक की स्कूल, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल का मैदान, सारी व्यवस्थाएं 8 से 10 किलोमीटर के एरिया में हो जानी चाहिए। बच्चे दूर नहीं जाएं। ये 1986 में भी ये बात थी, लेकिन वो लागू नहीं हो पाई। इसलिए 2020 में 6% बजट ला करके इस पर जोर दिया जा रहा है। तो स्कूल कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जाएगी और इसके लिए एक स्कूल कॉम्प्लेक्स कमेटी बनाई जाएगी, SCMC, एक SCDC, स्कूल कॉम्प्लेक्स मैनेजमेंट कमेटी, एक स्कूल कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट कमेटी। 2 कमेटियां बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर ये बात किसमें कही गई है? 7वें अध्याय में। किसमें कही गई है भाई? 7वें अध्याय में। 8वां अध्याय आता है। कौन सा आता है? 8वां अध्याय आता है। वो कहता है कि भाई शिक्षा को सुनिश्चित कैसे किया जाए, सार्वभौमिक कैसे किया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे दी जाए, पैसा कहां से आएगा, बजट कैसे आएगा, बजट कैसे लाया जाएगा। ये सब बातें आपको नई शिक्षा नीति में कही गई है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो कुल मिलाकर के ध्यान रखना आप कि नई शिक्षा नीति, कौन शिक्षा नीति? नई शिक्षा नीति आपको किस बारे में कहती है कि भाई 2020 की 30 नंबर की नई शिक्षा नीति है। पहली आई 1968 में इंदिरा गांधी के समय, दूसरी आई 1986 में राजीव गांधी के समय, और तीसरी नरेंद्र मोदी के समय 2020 में। 29 जुलाई 2020 को ये लागू हो जाती है। कुल मिलाकर 2015 में इसका उद्देश्य क्या था, नई शिक्षा नीति क्यों लाने की जरूरत पड़ी, इसका उद्देश्य क्या था? तो ध्यान रखना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को प्राप्त करना। अंतरराष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो 17 गोल निर्धारित किए हैं उसमें चौथे नंबर का जो लक्ष्य है वो है सार्वभौमिक और गुणात्मक शिक्षा। उसे ही प्राप्त करने के लिए नई शिक्षा नीति की जरूरत पड़ी। इसके लिए नीति आयोग की स्थापना की गई और इसकी रिपोर्ट कौन देगा? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की नीति आयोग देगा। कौन देगा? नीति आयोग देगा साहब, है ना। ये कितने गोल हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के? 17 है, लेकिन भारत ने कितने अपनाए? 13 अपनाए। जनवरी 2015 में इसकी प्रक्रिया MHRD ने शुरू की थी। बाद में जब ये नीति लागू हुई, शिक्षा नीति, तो इसके तहत 29 जुलाई को MHRD को बदल दिया गया, उसकी जगह नया मंत्रालय आ गया, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है। मई 2016 में इसका अध्यक्ष बनाया TSR सुब्रमण्यम को, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। बाद में जून 2017 में अपने कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन को अध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर नई शिक्षा नीति 29 जुलाई 2020 को लागू हो गई साहब। इसमें जो बजट रखा गया जीडीपी का, कुल जीडीपी का 6% शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब तक कितना हो रहा था? 4.43% खर्च हो रहा था। इसमें कितने भाग है? 4 भाग है। कितने अध्याय है? 27 अध्याय। कितनी धाराएं हैं? इसमें 308 धाराएं हैं। आपके काम का केवल एक ही अध्याय है, एक ही भाग है, वो है स्कूल शिक्षा। उसमें 8 अध्याय है और उसमें 143 धाराएं हैं। टोटल 4 अध्यायों के नाम आप ध्यान रख सकते हो। स्कूल शिक्षा पहले अध्याय का नाम, दूसरा उच्चतर शिक्षा है, तीसरा केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, तीसरे भाग का नाम, चौथे भाग का नाम है क्रियान्विति की रणनीति। पहले भाग में 8 अध्याय आते हैं। उन 8 की हम बात करें। पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल और शिक्षा। इसमें क्या होगा? बालक की देखभाल की जाएगी और शिक्षा दी जाएगी। 3 से लेकर 8 वर्ष तक के बालकों के लिए फाउंडेशन स्कूल की स्थापना की जाएगी। फिर 8 से 11 वर्ष तक के बच्चों के लिए प्रीपैरेटरी स्कूल की स्थापना की जाएगी। फिर 11 से 14 के लिए मिडिल स्कूल की स्थापना की जाएगी और 14 से 18 तक के बच्चों के लिए सेकेंडरी स्कूल। 6वीं क्लास में वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी, व्यावसायिक शिक्षा दे दी जाएगी साहब, शुरुआत कर दी जाएगी। कुल मिलाकर के ये सामान्य सी बात, हम उच्चतर शिक्षा की बात नहीं करने वाले हैं। 10+2 की जगह 5-3-3-4 प्रणाली को अपनाया गया है। फिर हम बात करें दूसरा अध्याय FLN की बात करता है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान की बात करता है। तीसरा ड्रॉप आउट बच्चों को की दर को कम करना है, ज्यादा से ज्यादा स्कूल में उनको लाना है।
चौथा अध्याय स्कूली पाठ्यक्रम को और शिक्षा शास्त्र को रुचिप्रद बनाना है, आनंददायी बनाना है। पांचवा अध्याय शिक्षक छात्र अनुपात की बात करता है, 30:1। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत शिक्षक छात्र अनुपात होगा। छठवां अध्याय प्रशिक्षण की बात करता है, साथ में समावेशी शिक्षा और समता मूलक शिक्षा की बात करता है। पिछड़े बालक जो है सामाजिक और आर्थिक रूप से, या फिर जो समावेशी जो विशिष्ट बालक हैं, जो दिव्यांग बालक हैं, उनके एक साथ शिक्षा देने की बात करता है। सातवां अध्याय स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाने का विचार रखता है कि स्कूल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, उसी में पीएस, यूपीएस, मिडिल स्कूल, सेकेंडरी स्कूल सारी होंगी, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, खेल मैदान सब एक जगह हो जाएंगे, ये बात करता है। उसी में एससी एमसी और एसडीएमसी के एसडी के गठन की बात कही गई है, एससी एसडी है ना, ये सारी बातें कही गई है। आठवां अध्याय आपके प्रशिक्षणों के साथ साथ सभी तरह की शिक्षाओं की बात करता है, बजट की बात करता है, लेन देन की बात करता है, पैसा कहाँ से आएगा उसकी बात करता है। ये आपकी छोटी छोटी बातें आपको नई शिक्षा नीति में याद रखनी है। मित्रों, हम दूसरे पार्ट को भी लेकर आएंगे इसी शिक्षा नीति के तहत। आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम कवर करवाने की जिम्मेदारी हमने ली है, तो पूरी भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत।